नमस्कार, मैं ईतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ। आज हम मिलेंगे कहानीकार शिवमूर्ति से। शिवमूर्ति समकालीन हिंदी कहानी का चर्चित नाम है। आपका जन्म 11 मार्च 1950 को सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। आपकी कई कहानियाँ रंगमंच और सिनेमा का कथानक बनी। कसाई बाड़ा पर 5000 से ज़्यादा बार उसका नाटकीय रूप में मंचन हो चुका है और उस पर फीचर फिल्म भी बन चुकी है। तिरिया चरित्र इनकी रचना पर बासु चटर्जी ने एक फिल्म बनाई है। इनकी कई कहानियाँ देशी विदेशी कई भाषाओं में अनुदित हो चुकी हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में उपन्यास त्रिशूल, तर्पण, आखिरी छलांग और कहानी संग्रह में केशर कस्तूरी प्रमुख हैं और इन्हें कई सम्मान मिले हैं। बहुत बड़ी मात्रा में लेखन तो इन्होंने नहीं किया, लेकिन इनके लिखे पर इन्हें बहुत सम्मान प्राप्त हुआ। बहुत प्रभावशाली लेखक रहे हैं। सम्मान में कथाक्रम सम्मान, हंस पुरस्कार, सृजन भारती सम्मान, अवध भारती सम्मान और लम्हे सम्मान है। आज हम उनकी लिखी एक कहानी सुनेंगे। कहानी का शीर्षक है सिरी उपमा जोग। लेखक शिवमूर्ति। किर्र 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 घंटी बजती है। एक आदमी पर्दा उठाकर कमरे के बाहर निकलता है। अर्दली बाहर प्रतीक्षारत रोकों में से एक आदमी को इशारा करता है। वह आदमी जल्दी जल्दी अंदर जाता है। सवेरे 8 बजे से यही क्रम जारी है। अभी 10 बजे एडीएम साहब को दौरे पर भी जाना है, लेकिन भीड़ है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। किसी की खेत की समस्या है तो किसी की सीमेंट की, किसी की चीनी की तो किसी की लाइसेंस की। समस्याएं ही समस्याएं। 9:45 बजे एक लंबी घंटी बजती है। प्रत्युत्तर में अर्दली भागा भागा भीतर जाता है। कितनी मुलाकातें हैं अभी? हुजूर 7-8 होंगे। सबको एक साथ भेज दो। अगले क्षण कई लोगों का झुंड अंदर घुसता है, लेकिन 10-11 साल का एक लड़का अभी भी बाहर बरामदे में खड़ा है। अर्दली झुंझलाता है, जा जा तू भी जा, मुझे अकेले में मिला दो। लड़का फिर मिनमिनाता है। इस बार अर्दली भड़क जाता है। आखिर ऐसा क्या है जो तू सवेरे से अकेले अकेले की रट लगा रहा है? क्या है इस चिट्ठी में? बोल तो। क्या चाहिए? चीनी, सीमेंट, मिट्टी का तेल? लड़का चुप रह जाता है। चिट्ठी वापस जेब में डाल लेता है। अर्दली लड़के को ध्यान से देख रहा है। मटमैली सी सूती कमीज और पायजामा, गले में लाल रंग का गमछा, छोटे छोटे कड़े रूखे बाल, नंगे पांव, धूल दूसरे, चेहरा मुरझाया हुआ। अपरिचित माहौल में किंचित संभ्रमित, अविश्वासी और कठोर, दूर देहात से आया हुआ लगता है। कुछ सोचकर अर्दली आश्वासन देता है, अच्छा इस बार तू अकेले में मिल ले, लेकिन जब तक अंदर के लोग बाहर आए साहब ऑफिस रूम से बेडरूम में चले जाते हैं। ड्राइवर आकर जीप पोंछने लगता है, फिर इंजन स्टार्ट करके पानी डालता है। लड़का जीप के आगे पीछे हो रहा है। थोड़ी देर में अर्दली निकलता है। साहब की मैगजीन, रूल, पान का डब्बा, सिगरेट का पैकेट और माचिस लेकर फिर निकलते हैं साहब, धूप छाही, चश्मा पहने, चेहरे पर आभिजात्य और गंभीरता ओढ़े हुए। लड़की पर नजर पड़ती है। पूछते हैं, हाँ बोलो बोलो बेटे कैसे? लड़का सहसा कुछ बोल नहीं पा रहा है। वह संभ्रम नमस्कार करता है। ठीक है। साहब जीप में बैठते हुए पूछते हैं, काम बोलो अपना जल्दी, क्या चाहिए? अर्दली बोलता है, हुजूर मैंने लाख पूछा कि क्या काम है, बताता ही नहीं। कहता है, साहब से अकेले में बताना है। अकेले में बताना है तो कल मिलना। कल। जीप रेंगने लगती है। लड़का एक क्षण तक असमंजस में रहता है और फिर जीप के बगल में दौड़ते हुए जेब से एक चिट्ठी निकालकर साहब की गोद में फेंक देता है। ठीक है, बाद में मिलना। साहब एक चालू आश्वासन देते हैं। तब तक लड़का पीछे छूट जाता है, लेकिन चिट्ठी की गंवारू शक्ल उनकी उत्सुकता बढ़ा देती है। उसे आटे की लेई से चिपकाया गया है। चिट्ठी खोलकर वे पढ़ना शुरू करते हैं। सरब सिरी उपमा जोग। सखत लिखा लालू की माई की तरफ से। लालू के बप्पा को पांव छूना पहुंचे। अचानक जैसे करंट लग जाता है उसको। लालू की माई की चिट्ठी? इतने दिनों बाद पसीना चुहचुहा आया है उनके माथे पर। सन
बड़ी देर तक प्रकृतिस्थ होते हैं, तिरछी आंखों से बैक मिरर में देखते हैं ड्राइवर निर्विकार जीप चलाए जा रहा है। अर्दली ऊँघते हुए झूलने लगता है। वे फिर चिट्ठी खोलते हैं। आगे समाचार मालूम हो कि हम लोग यहाँ पर राजी खुशी से हैं और आपकी राजी खुशी भगवान से नेक मनाया करते हैं। आगे लालू के बप्पा को मालूम हो कि हम अपनी याद दिलाकर आपको दुखी नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ ऐसी मुसीबत आ गई है कि लालू को आपके पास भेजना जरूरी हो गया है। लालू 10 महीने का था तब आप आखिरी बार गांव आए थे। उस बात को 10 साल होने जा रहे हैं। इधर 2-3 साल से आपके चाचा जी ने हम लोगों को सताना शुरू किया है। किसी न किसी बहाने से हमको, लालू को और कभी कभी कमला को भी मारते पीटते रहते हैं। जानते हैं कि आपने हम लोगों को छोड़ दिया है, इसलिए गांव भर में कहते हैं कि लालू आपका बेटा नहीं है। वे चाहते हैं कि हम लोग गांव छोड़कर भाग जाएं तो सारी खेती बाड़ी, घर द्वार पर उनका कब्जा हो जाए। आज 8 दिन हुए आपके चाचा जी हमें बड़ी मार मारे। मेरा एक दांत टूट गया, हाथ पांव सूज गए हैं। कहते हैं गांव छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो महतारी बेटे का मूंड काट लेंगे। अपने हिस्से का महुआ का पेड़ वे जबरदस्ती कटवा लिए हैं। कमला अब 17 बरस की हो गई है। मैंने बहुत दौड़ धूप करके एक जगह उसकी शादी पक्की की है। अगर आपके चाचा जी मेरी झूठी बदनामी लड़के वालों तक पहुंचा देंगे तो मेरी बिटिया की शादी टूट जाएगी। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि एक बार घर आकर अपने चाचा जी को समझा दीजिए, नहीं तो लालू को एक चिट्ठी ही दे दीजिए अपने चाचा जी के नाम। नहीं तो आपके आंख फेरने से तो हम भीगी बिलार बने ही हैं। अब यह गांव डीह भी छूट जाएगा। राम खिलावन मास्टर ने अखबार देखकर बताया था कि अब आप इस जिले में हैं। इसी जगह पर लालू को भेज रही हूँ। चिट्ठी पढ़कर वे लंबी सांस लेते हैं। उन्हें याद आता है कि लड़का पीछे बंगले पर छूट गया है। कहीं किसी को अपना परिचय दे दिया तो। लेकिन अब इतनी दूर आ गए हैं कि वापस लौटना उचित नहीं लग रहा है। फिर वापस चलकर सबके सामने उससे बात भी तो नहीं की जा सकती। उन्हें प्यास लगाई है। ड्राइवर से कहते हैं जीप रोकना, प्यास लगी है। पानी और चाय पीकर सिगरेट सुलगाया उन्होंने। तब धीरे धीरे प्रकृतिस्थ हो रहे हैं। उनके मस्तिष्क में 10 साल पुराना गांव उभर रहा है। गांव जहां उनका प्रिय साथी था महुए का पेड़, जो अब नहीं रहा। उसी की जड़ पर बैठकर सवेरे से शाम तक कंपटीशन की तैयारी करते थे वे। गांव जहां उनकी उस समय की प्रिय बेटी कमला थी, जिसके लाल लाल नरम होठ कितने सुंदर लगते थे। महुए के पेड़ पर बैठकर कौवा जब कां कां बोलता तो जमीन पर बैठी नन्ही कमला दोहराती कां कां। कौवा थक कर हार कर उड़ जाता तो वह ताली पीटती थी। वह अब सयानी हो गई है। उसकी शादी होने वाली है, एक दिन हो भी जाएगी। विदा होते समय अपने छोटे भाई का पाँव पकड़ कर रोएगी। बाप का पाँव नहीं रहेगा पकड़ कर रोने के लिए। भाई आश्वासन देगा कंधा पकड़कर आफत विपत में साथ देने का। बाप की शायद कोई धुंधली सी तस्वीर उभरे उसके दिमाग में। फिर उनके दिमाग में पत्नी के टूटे दांत वाला चेहरा घूम गया। दीनता की मूर्ति, अति परिश्रम, कुपोषण और पति की निष्ठुरता ने कृश सूखा शरीर, हाथ पांव सूजे हुए मार से। बहुत गरीबी के दिन थे जब उनका गौना हुआ था। इंटर पास किया था उस साल। लालू की माई बलिष्ठ कदकाठी की हिम्मत और जीवट वाली महिला थी। निरक्षर लेकिन आशा और आत्मविश्वास की मूर्ति। उसे देखकर उनके मन में श्रद्धा होती थी। उसके प्रति इतनी आस्था हो, जिंदगी और परिश्रम में तो संसार की कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं रह जाती। बीए पास करते करते कमला पैदा हो गई थी। उसके बाद बेरोजगारी के वर्षों में लगातार हिम्मत बधाती रहती थी। अपने गहने बेचकर प्रतियोगिता परीक्षा की फीस और पुस्तकों की व्यवस्था की थी उसने। खेती बाड़ी का सारा काम अपने जिम्मे लेकर उन्हें परीक्षा की तैयारी के लिए मुक्त कर दिया था। रबी की सिंचाई के दिनों में सारे दिन बच्ची को पेड़ के नीचे लिटाकर कुएं पर पूर हाँका करती थी। बाजार से हरी सब्जी खरीदना संभव नहीं था, लेकिन छप्पर पर चढ़ी हुई नेनुआ की लताओं को वह अगहन पूस तक बाल्टी भर भर कर सींचती रहती थी, जिससे उन्हें हरी सब्जी मिलती रहे। रोज सवेरे ताज़ी रोटी बनाकर उन्हें खिला देती और खुद बासी खाकर लड़की को लेकर खेत पर चली जाती थी। एक बकरी लाई थी वह अपने मायके से, जिससे उन्हें सवेरे थोड़ा दूध या चाय मिल सके। रात को सोते समय पूछती, अभी कितनी किताब और पढ़ना बाकी है।
साहबी वाली नौकरी पाने के लिए? वे उसके प्रश्न पर मुस्कुरा देते। कुछ कहा नहीं जा सकता, सारी किताब पढ़ लेने के बाद भी जरूरी नहीं कि साहब बन ही जाए। ऐसा मत सोचा करिए, वह कहती। मेहनत करेंगे तो भगवान उसका फल जरूर देंगे। यह उसी के त्याग, तपस्या और आस्था का परिणाम था कि एक ही बार में उसका सिलेक्शन हो गया था। परिणाम निकला तो वे खुद आश्चर्यचकित थे। घर आकर एकांत में पत्नी को गले से लगा लिया था। वाणी अवरुद्ध हो गई थी। उसको पता लगा तो वह बड़ी देर तक निस्पंद रोती रही। बेआवाज सिर्फ आंसू झरते रहे थे। पूछने पर बताया, खुशी के आंसू है ये। गांव की औरतें ताना मारती थी कि खुद ढोएगी गोबर और भतार को बनाएगी कप्तान, लेकिन अब कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरी पत बच गई। वे भी रोने लगे थे उसका कंधा पकड़कर। जाने कितनी मनौतियां माने हुए थी वह। सत्यनारायण, संतोषी, शुक्रवार, विंध्याचल सब एक एक करके पूरा किया था। जरा जीर्ण कपड़े में पुलकती घूमती उसकी छवि, जिसे कहते हैं राजपाट पा जाने की खुशी। सर्विस ज्वाइन करने के बाद 1-1.5 साल तक वे हर माह के द्वितीय शनिवार और रविवार को गांव जाते रहे थे। पिता, पत्नी, पुत्र सबके लिए कपड़े, लत्ते तथा घर की अन्य छोटी मोटी चीज़ें जो अभी तक पैसे के अभाव के कारण नहीं थी, वे एक एक कर लाने लगे थे। पत्नी को पढ़ाने के लिए एक ट्यूटर लगा दिया था। पत्नी की देहाती ढंग की साड़ी और घिसे पट्टे कपड़े उनके आंखों में चुभने लगे थे। 1-2 बार शहर से ले जाकर फिल्म वगैरह दिखा लाए थे, जिसका अनुसरण कर वह अपने में आवश्यक सुधार ले आए। खड़ी बोली बोलने का अभ्यास कराया करते थे। लेकिन घर गृहस्थी के अथाह काम और बीमार ससुर की सेवा से इतना समय वह न निकाल पाती जिससे पति की इच्छा के अनुसार अपने में परिवर्तन ला पाती। वह महसूस करती थी कि उसके गंवारपन के कारण वे अक्सर खींच उठते और कभी कभी तो रात में कहते कि उठकर नहा लो और कपड़े बदलो, तब आकर सो, भूसे जैसी गंध आ रही है तुम्हारे शरीर से। उस समय वह कुछ न बोलती, चुपचाप आदेश का पालन करती। लेकिन जब मनोनुकूल वातावरण पाती तो मुस्कुरा कर कहती, अब मैं आपके जोग नहीं रह गई हूँ, कोई सहराती मेम ढूंढिए अपने लिए। क्यों, तुम कहाँ जाओगी? जाऊंगी कहाँ, यहाँ रहकर ससुर जी की सेवा करूंगी, आपका घर द्वार संभालूंगी। जब कभी आप गांव आएंगे आपकी सेवा करूंगी। तुमने मेरे लिए इतना दुख झेला है, तुम्हारे ही पुण्य प्रताप से आज मैं धूल से आसमान तक पहुंच गया हूँ। गाढ़े समय में सहारा दिया है, तुम्हें छोड़ दूंगा तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी मुझे। लेकिन उनके अंदर उस समय भी कहीं कोई चोर छिपा बैठा था जिसे वे पहचान नहीं पाए थे। जिस साल लालू पैदा हुआ उसी साल पिताजी का देहांत हो गया। क्रियाकर्म करके वापस गए तो मन गांव से थोड़ा थोड़ा उचटने लगा था। 2 बच्चों की प्रसूति और कुपोषण से स्त्री का स्वास्थ्य उखड़ गया था। शहर की आबो हवा तथा साथी अधिकारियों के घर परिवार का वातावरण हीन भावना पैदा करने लगा था। जिंदगी के प्रति दृष्टिकोण बदलने लगा था। गांव कई महीने बाद आने लगे थे और आने पर पत्नी जब घर की समस्याएं बताती तो लगता ये किसी और की समस्याएं हैं, इनसे उन्हें क्या लेना देना। वे शहर में अपने को अनमैरिड बताते थे। इस समय तक उनकी जान पहचान जिला न्यायाधीश की लड़की ममता से हो चुकी थी और उसके सानिध्य के कारण पत्नी से जुड़ा रहा सहारागात्मक संबंध भी अत्यंत क्षीण हो चला था। 3-4 महीने बाद फिर गांव आए तो पत्नी ने टोका, इस बार काफी दुबले हो गए हैं, लगता है काफी काम रहता है, बहुत गुमसुम रहने लगे हैं, क्या सोचते रहते हैं। वे टाल गए। रात में उसने कहा, इस बार मैं भी चलूंगी साथ में, अकेले तो आपकी देह गल जाएगी। वे चौंक गए। लेकिन यहाँ की खेती बाड़ी घर द्वार कौन देखेगा? अब तो पिताजी भी नहीं रहे, तो खेती बाड़ी के लिए अपना शरीर सुखाइएगा। तुम तो फालतू में चिंता करती हो। लेकिन वह कुछ और सुनना चाहती थी। बोली थी, फिर आप शादी क्यों नहीं कर लेते वहाँ किसी पढ़ी लिखी लड़की से? मैं तो शहर में आपके साथ रहने लायक भी नहीं हूँ। कौन सिखाता है तुम्हें इतनी बातें? सिखाएगा कौन? यह तो सनातन से होता आया है। मैं तो आपकी सीता हूँ, जब तक वनवास में रहना पड़ा साथ रही, लेकिन राजपाट मिल जाने के बाद तो सोने की सीता ही साथ में सोएगी। लालू के बाबू, सीता को तो आगे भी वनवास ही लिखा रहता है।
चुपचाप सो जाओ, उन्होंने कहा। लेकिन सोई नहीं वह, बड़ी देर तक छाती पर सिर रखकर पड़ी रही। फिर बोली, एक गीत सुनाऊंगी आपको, मेरी माँ कभी कभी गाया करती थी। फिर बड़े करुण स्वर से गाती रही वह, जिसकी एकाध पंक्ति ही अब उन्हें याद है। सौतनिया संग रास रचावत, मोसंग रास भुलान, यह बतिया को कहत बटोही, त लगत करजवा में बान, संवरिया भूले हमें। वे अंदर से हिल गए और उन्हें दिलासा देते रहे कि वह भ्रम में पड़ गई हैं, पर वह तो जैसे भविष्य दृष्टा थी। आगत जो अभी उनके सामने भी बहुत स्पष्ट नहीं था, उसने साफ देख लिया था। उनके सीने में उसने न कहीं ममता की गंध पाली थी। उस बार गांव से आए तो फिर 5-6 महीने तक वापस जाने का मौका नहीं लग पाया। इसी बीच ममता से उनका विवाह हो गया। शादी के दूसरे-तीसरे महीने गांव से पत्नी का पत्र आया कि कमला को चेचक निकल आई है, लालू भी बीमार है, मौका निकाल कर चले आइए। लेकिन गांव वे पत्र मिलने के महीने भर बाद ही जा सके। कोई बहाना ही नहीं समझ में आ रहा था जो ममता से किया जा सकता। दोनों बच्चे तब तक ठीक हो चुके थे, लेकिन उनके पहुंचने के साथ ही उसकी आंखें झरनी शुरू हो गई थी। कुछ बोली नहीं थी। रात में फिर वही गीत बड़ी देर तक गाती रही थी। उनका हाथ पकड़कर कहा था, लगता है आप मेरे हाथ से फिसले जा रहे हैं और मैं आपको संभाल नहीं पा रही हूँ। वे इस बार कोई आश्वासन नहीं दे पाए थे। उसका रोना धोना उन्हें काफ़ी अन्यमनस्क बना रहा था। वे उकताए हुए से थे। अगले ही दिन वे वापस जाने को तैयार हो गए थे। घर से निकलने लगे तो वह आधे घंटे तक पाँव पकड़कर रोती रही थी। फिर लड़की को पैरों पर झुकाया था, नन्हे लालू को पैरों पर लिटा दिया था, जैसे सब कुछ लुट गया हो, ऐसा लग रहा था। वह दीनहीन मलिन, वे जान छुड़ाकर बाहर निकल आए थे। वही उनका अंतिम मिलन था। तब से 10 साल के करीब होने को आए। वे न कभी गांव गए, न ही कोई चिट्ठी पत्री लिखी। हाँ, करीब साल भर बाद पत्नी की चिट्ठी जरूर आई थी। न जाने कैसे उसे पता लग गया था। लिखा था, कमला नई अम्मा के बारे में पूछती है, कभी ले आइए उनको गांव, दिखा बता जाइए कि गांव में भी उनकी खेती बाड़ी घर दुआर है। लालू अब दौड़ लेता है। तिवारी बाबा उसका हाथ देखकर बता रहे थे कि लड़का भी बाप की तरह तोता चश्मा होगा। जैसे तोते को पालिए पोसिए खिलाइए पिलाइए, लेकिन मौका पाते ही उड़ जाता है, पोस नहीं मानता। वैसे ही यह भी तो मैंने कहा, बाबा तोता पक्षी होता है, फिर भी अपनी आन नहीं छोड़ता, जरूर उड़ जाता है। तो आदमी होकर भला कोई कैसे अपनी आन छोड़ दे, पोसना कैसे छोड़ दे। मैं तो इसे इसके बापू से भी बड़ा साहब बनाऊंगी। उन्होंने पत्र का कोई उत्तर नहीं भेजा। हाँ, वह पत्र ममता के हाथों में जरूर पड़ गया था, जिसके कारण महीनों घर में रोना धोना और तनाव व्याप्त रहा। और करीब 9 साल बाद आज यह दूसरा पत्र है। पत्र उनके हाथों में बड़ी देर तक कांपता रहा और फिर उसे उन्होंने जेब में रख लिया। मन में सवाल उठने लगे, क्या मिला उसको उन्हें आगे बढ़ाकर? वे बेरोजगार रहते, गांव में खेती बाड़ी करते, वह कंधे से कंधा भिड़ाकर खेत में मेहनत करती, रात में दोनों सुख की नींद सोते, तीनों लोगों का सुख उसकी मिट्टी में रहता। छोटे से संसार में आत्मतुष्ट हो जीवन काट देती। उन्हें आगे बढ़ाकर वह पीछे छूट गई। माथे का सिंदूर और हाथ की चूड़ियां निरंतर दुख दे रही थी उसे। सारे दिन किसी कार्यक्रम में उनका मन नहीं लगा। शाम को जीप वापस लौट रही है। उनकी मस्तिष्क में लड़के का चेहरा उभर आया है, जैसे मरुभूमि में खड़ा हुआ शेष जिजीविषा वाला बबूल का कोई शिशु झाड़, जिसे कोई झंझावात डिगा नहीं सकता, कोई तपिश सुखा नहीं सकती। उपेक्षा की धूप में जो हरा भरा रह लेगा, अनुग्रह की बाढ़ में जो गल जाएगा। जीप गेट के अंदर मुड़ती है तो गेट के सटे चबूतरे पर लड़का औंधा लेटा दिखाई देता है। मच्छरों से बचने के लिए उसने अंगोछे से सारा शरीर ढक लिया है। जीप आगे बढ़ जाती है। अंदर उनकी 4 साल की बेटी टीवी देख रही है। आहट पाकर दौड़ी आती है और पैरों से लिपट जाती है। फिर महत्वपूर्ण सूचना देती है तर्जनी उठाकर, पापा पापा, ओ बदमाश लड़का बरामदे तक घुस आया था। मम्मी पूछती तो बोलता नहीं था, भगाती भगाती तो भागता नहीं था,
मैंने अपनी खिलौने मोटर फेंक कर मारा उसका। माथा कटने से खून बहकर मुंह में जाने लगा था तो थू थू करते भागा। और पापा, वह जरूर बदमाश था, जरा भी नहीं रोया, बस घूर रहा था। बाहर चपरासियों के लड़के मार रहे थे, लेकिन मम्मी ने मना करवा दिया। वॉश बेसिन की तरफ बढ़ते हुए ममता से पूछते हैं, कौन था? शायद आपके गांव से आया है, भेंट नहीं हुई क्या? मैं तो अभी चला आ रहा हूँ। कहाँ गया? नाम नहीं बताता था, काम नहीं बताता था, कहता था सिर्फ साहब को बताऊंगा। फिर लड़के तंग करने लगे तो बाहर चला गया। कुछ खाना पीना? पहले यह बताइए कि वह है कौन? एकाएक ममता का कर्कश स्वर और तेज हो गया। उस चुड़ैल की औलाद तो नहीं जिसे आप गांव का राजपाट दे आए हैं? ऐसा हुआ तो खबरदार जो उसे गेट के अंदर भी लाए, खून पी जाऊंगी। वे चुपचाप ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर निढाल पड़ गए। चक्कर आने लगा है, शायद रक्तचाप बढ़ गया है। बाहर फागुनी जाड़ा बढ़ता जा रहा है। सवेरे उठकर वे देखते हैं चबूतरे पर गांव नहीं है। वे चैन की सांस लेते हैं। यही कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।